जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का बीएसएससी सीजीएल 4 वॉल्यूम 2 चल रहा है दोस्तों, जिसका कि आज सेट नंबर 10 है। सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों, आधा अधूरा नहीं है और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं। तो आप इसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। आप एक बार मेरे साथ जुड़ के देखिए तो सही दोस्त, ठीक है। रिजल्ट तो ऐसे भी हाथ में रहेगा, इतना सेट प्रैक्टिस आप लोग करवाएंगे, इतना करवाएंगे कि रिजल्ट जो है आप लोग के हाथ में रहेगा। तो एक बार मेरे चैनल से आप जरूर जुड़िएगा और जुड़ करके जो फायदा जरूर उठाइएगा। आप एक बार जो है इस सीजीएल 4 में जिंदगी एक तरह से दाव पर लगा दीजिए, ठीक है। इतना पढ़िए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि जिंदगी दाव पर लग जाना चाहिए, ठीक है। देखिए रिजल्ट आपका हाथ में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। कहता है दोस्तों कि तबाह हूं मैं तेरे इश्क में, तबाह हूं मैं, तबाह हूं तेरे इश्क में, तुझे दूसरों की ख्याल है, ठीक है। मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, तुझे दूसरों की ख्याल है, कुछ मेरे मसलों पर भी कभी जोर दे, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है, ठीक है। तो एक बार जो है इस पर जिंदगी दाव पर लगाइए और रिजल्ट जो है अपने हाथ में जरूर लीजिए। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी सुमन के साथ जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 में कह रहा है दोस्तों कि सरस्वती आर्यों का पवित्र नदी था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सरस्वती जो है आर्यों का सबसे पवित्र नदी था। ऋग वैदिक काल में आर्यों का सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में सिंधु नदी को बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों कि सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछे तो सिंधु नदी, ठीक है। तो कथन 1 सत्य है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया, ये भी सत्य है, ठीक है। नदीतमा कहा गया है। आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है, ये जो है ये भी सत्य है। अतः 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सभी के सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई वस्तुओं की खुदाई की, ये बस्तियां निम्न में से किस स्थान से नहीं मिला है। तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पुराना किला दिल्ली से मिला है, हस्तिनापुर मेरठ से मिला है, अंतजिखेड़ा एटा से मिला है, ठीक है। अच्छा, जनपद की इसमें बात कर रहा है दोस्तों, तो जनपद जो है वैदिक भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में था, ठीक है। वैदिक भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, 516 ईस्वी पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना दोस्तों, कहता है कौन सा उत्तर जो है सही उत्तर को चयन करना है। यह आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था, यह सत्य है। यह आक्रमण देरियस के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सत्य है। देरियस ने पंजाब और सिंध को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया था, ये भी सत्य है। कहता है देरियस सासियनी वंश से संबंधित है, ये गलत है दोस्तों। देरियस जो है सासियनी वंश से संबंधित ना होकर के हखमनी वंश से संबंधित है, ठीक है। हखमनी वंश से, याद रखिएगा देरियस जो है हखमनी वंश से संबंधित है। तो 4 नंबर गलत हुआ, 1, 2, 3 अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आपको मालूम होगा दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर के द्वारा 1563 में किया गया था, ठीक है। अकबर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनका शासनकाल जो है 1556 से लेकर के 1605 तक हुआ था, ठीक है। इनके शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए दोस्तों, जैसे में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ था। दीन ए इलाही धर्म दोस्तों, दीन इलाही की स्थापना हुआ था। ये दीन इलाही क्या है दोस्तों, तो अकबर ने हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच की दूरी को कम करने के लिए दीन इलाही की स्थापना किया था, ठीक है। कुछ और भी काम किए दोस्तों, जैसे में दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था, ठीक है। जाजिया कर की समाप्ति किया था। जजिया कर 1564 में। इबादत खाना की स्थापना की स्थापना जो है 1575 में किया था। मजहर की घोषणा
मजहर की घोषणा जो है 1579 में किया था। तो ये सभी जो है याद रखिएगा अकबर के बारे में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 5 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। ठीक है, आइए दोस्तों थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने बहुत सारे कार्य किए दोस्तों, जैसे में अलाई दरवाजा की स्थापना, अलाई दरवाजा की स्थापना, जमानत खाना मस्जिद की स्थापना, जमायत खाना मस्जिद की स्थापना, सीरी का किला, ये सभी का स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनको जो है सिकंदर सानी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। बताइएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो है नकद आधारित जो है अस्थाई सेना का गठन किसने किया था? तो नकद आधारित अस्थाई सेना गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो है दाग और हुलिया प्रथा चलाया गया था। इन्होंने कुछ विभाग की स्थापना भी किया है दोस्तों, जैसे में दीवाने मुस्तक खराज की स्थापना। ठीक है, दीवाने मुस्तक खराज क्या है दोस्तों? टैक्स वसूलने या फिर भ्रष्टाचार को रोकने वाला ये विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। ठीक है, इनके द्वारा जो है कुछ कर लगाया गया था दोस्तों, जैसे में खराज। एक खराज जो है एक तरह का कर है दोस्तों, जो कि उपज का जो है 1/2 लगाया जाता था। ठीक है, चराई कर और घरी कर, ये दोनों कर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच जो है चौसा में लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं का हार हो गया था और शेरशाह के जीत हो गया था। चौसा के युद्ध के बाद हुआ था दोस्तों बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें भी जो है हुमायूं पराजित होकर के दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भाग गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों शेरशाह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, शेरशाह जो है, शेरशाह के जो शासन काल रहा है दोस्तों 1500 लेकर 1545 तक जो है इसका शासन काल रहा है, क्योंकि 1545 में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, 1545 में इसका क्या होता है? मृत्यु हो गया था। शेरशाह के द्वारा जो है भूमि नापने के लिए सन के डंडी और गज सिकंदरी का भी प्रयोग किया था। ठीक है, इसके द्वारा कुछ प्रथा चलाया गया था दोस्तों, जैसे में काबूलियत प्रथा या फिर पट्टा प्रथा। ये दोनों प्रथा जो है शेरशाह के द्वारा ही चलाया गया था। इनके शासनकाल में भी कुछ विभाग था दोस्तों, जैसे में दीवाने बिजारत, ठीक है, दीवाने अरिज नहीं दोस्तों, दीवाने अरिज जो कि सैन्य विभाग था दोस्तों। दीवाने रसालत ये क्या दोस्तों? मतलब ये जो दीवाने रसालत था दोस्तों विदेश विभाग था। ठीक है, विदेश विभाग था दीवाने रसालत। दीवाने इंसा जो था दोस्तों पत्राचार विभाग। कम से कम दीवाने रसालत और दीवाने इंसा दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो दीवाने इंसा जो था पत्राचार विभाग था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा बाबर के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में किया था। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। इसके द्वारा जो है टोटल 4 युद्ध जो है महत्वपूर्ण लड़े गए थे। जैसे में 4 युद्ध कौन है दोस्तों? पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो है फर्स्ट युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जो है बाबर जीत गया था। ठीक है, इसी युद्ध में जो है तुगलुमा नीति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तुगलुमा नीति। ठीक है, इसी युद्ध में तुगलुमा नीति का भी प्रयोग किया गया था। दूसरा युद्ध था दोस्तों खांडवा का युद्ध। ठीक है, खांडवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच दोस्तों? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर इसमें विजयी हुआ था। चौथा है दोस्तों चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, चौथा है दोस्तों घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया था बाबर और अफगान के बीच। इन सभी चारों युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, बाबर के समय में कुछ कार्य भी हुआ है दोस्तों। ठीक है, जैसे में चारबाग शैली का निर्माण हुआ था। चारबाग
शैली का निर्माण हुआ था, ये जो है बाबर नहीं करवाया था। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी जो है, जो कि तुर्की भाषा में लिखित किया गया है। अच्छा, बाबर की अगर मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, तब मृत्यु 1530 में हुआ था। 1530 में आगरा में हुआ था। आगरा में इसका मृत्यु हुआ था, लेकिन इसको जो है दफनाया गया था। दफनाया गया था कहाँ दोस्तों? दफनाया गया था काबुल में। दफनाया गया था काबुल में। तो याद रखिए दोस्तों, तो बाबर के मकबरा कहाँ है? काबुल में। पूछता है कि बाबर के मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो काबुल में है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। बेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि के शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? कहता है अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती की रक्षा करेंगे, यह सत्य है। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता, किंतु संधि नहीं, एक गलत है दोस्तों। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये भी सत्य है। अतः 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, बेलेजली के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो बेलेजली के शासनकाल जो है 1798 से लेकर के 1805 तक रहा है। यह जो है स्वयं को बंगाल का शेर समझता था। स्वयं को जो है बंगाल का शेर मानता था, है ना, बंगाल का शेर। बंगाल का शेर किसे कहते हैं? बेलेजली को कहते हैं। इसी के शासनकाल में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंगल जो है मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुआ था। इसी के शासनकाल में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था, जो कि 1800 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9 की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता कौन सा कथन सही है? इन्हें राज हड़प नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की, ये बिल्कुल सत्य है। कानून के संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था, ये भी सत्य है। इन्हें सरकारी सेवाओं में भारतीय भागीदारी को प्रतिबंधित किया गया था। भारतीय भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं था दोस्तों, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हो। ठीक है, इस पर जो है कुछ किताब भी लिखा गया था 1857 के विद्रोह पर, जैसे में द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन है दोस्तों? बी.डी. सावरकर। ठीक है, एक है दोस्तों केवल 1857, इसका लेखक कौन है? एस.एन. सेन। तो ये 2 किताब लिखा गया था दोस्तों। ठीक है। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ लेखक जो है, चाहे कुछ जानकार जो है, अपना राय प्रस्तुत किया था। वो राय कौन से दोस्तों? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे में 1857 का जो विद्रोह था, यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है। एक था डिजराइली ने क्या बोला दोस्तों? डिजराइली ने क्या बोला था? तो डिजराइली ने कहा था कि ये जो विद्रोह है, यह एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, डिजराइली ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है। एक था दोस्तों, एक नाम और है टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह विद्रोह जो है बार्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था। यह विद्रोह क्या है? बार्बरता और एक सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। तो इस पर क्वेश्चन बहुत बार बना है दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों। कहता है बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। बंगाल का विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, ये भी सत्य है। इस आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था, ये भी सत्य है। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया था, ये गलत है दोस्तों। वैमनस्य को बढ़ावा नहीं था दोस्तों, इसमें जो है इसके जगह पर एकता हुआ था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो है एकता हुआ था, और इसी एकता के प्रतीक के रूप में जो है दोनों आपस में रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया था, और आपस में कलाई में जो है राखी भी बांधा था। ठीक है, तो ये कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, गलत कथन है। देखिए दोस्तों, आजकल का जो एग्जाम है, जब तक पूरा डिटेल से नहीं पढ़िएगा, अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा, तो आजकल निकल पाना बड़ा मुश्किल है। हर एग्जाम में जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कथन और कारण जो है
है बहुत ही पूछ रहा है, चार वो कथन दे रहा है, इस तरह से पूछता है कौन सत्य है कौन नहीं सत्य है। तो जब तक डिटेल में नहीं पढ़िएगा तो जब तक कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए जितना भी जो हम पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों उसको कम से कम जो है जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिए ताकि हम तो ऐसा ही बता रहे हैं तो हल्का है, अगर हल्का है तो आपको एक रिवीजन होगा, ठीक है, अगर भारी है तो याद होगा, तो कम से कम उसको जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। 11 में देखते हैं, माउंटबेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ। माउंटबेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ। कहता है मुस्लिम बहुसंख्यक यदि चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं, पर इसके लिए एक अलग संविधान निर्मात्री सभा गठित करनी होगी। ये बिल्कुल सत्य है, ये हासिल हो चुका था। सिंधु तथा बलूचिस्तान में जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं। ये जो है गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है हासिल नहीं हुआ था। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इस बार तो रिजल्ट दोस्तों आप ही का होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप सेट को पूरा जितना भी सेट देते हैं दोस्तों सभी सेट को आप बनाइए, देखिए रिजल्ट तो आपके हाथ में होगा दोस्तों, ठीक है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको इस बार जो है एक पोस्ट जरूर लेना है दोस्तों, जितना भी सेट बता रहे हैं सारा सेट को आप देखिए रिजल्ट तो आपके हाथ में होगा दोस्तों, ठीक है। और कम से कम वीडियो पे इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध जो है फ्रांसीसिया और अंग्रेज के मध्य हुआ था। फ्रांसीसिया और अंग्रेज के मध्य कब हुआ था, 1740 से 48 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने की आग्रह किया। ये सही है। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों और हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहते थे। ये भी सही है दोस्तों। वर्ष 1900 में इसकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। ये भी सत्य है। अतः सभी ऑप्शन जो है सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है दोस्तों। गन्ना मुख्यतः सिंचित क्षेत्र की फसल है। गन्ना जो है मुख्यतः सिंचित क्षेत्र का फसल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गन्ना, ये जो गन्ना है दोस्तों, गन्ना के लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसका जो है औसत वार्षिक वर्षा है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाया जाता है। ये भी सत्य है दोस्तों। गन्ने के उत्पादन के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150, गलत है दोस्तों, अभी बताए हैं 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक बारिश होना चाहिए। तो ये 3 नंबर गलत हो गया। असत्य कथन को चुनने के लिए कह रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों गन्ना के उत्पादन में जो है भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान जो है 2nd नंबर पर है। और भारत में गन्ना का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सभी राज्यों में गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता है शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग सीमित है। ये भी सत्य है दोस्तों। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। ये जो है गलत है दोस्तों, सॉरी, ये कथन गलत है। तो 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर। सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। कहता है उष्णकटिबंधीय की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ये सत्य है। समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं। ये भी सत्य है। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ये कथन जो है गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये जो है अधिक मात्रा में नहीं, यहाँ पर जो है कम मात्रा में जो है सूर्यताप प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। ऊंचाई के साथ हवा का दबाव हमेशा घटता है।
घटता जाता है, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती है। यह निम्न में से किन घटकों पर निर्भर करता है? तो यह जो है कहता हवा के घनत्व पर, जलवाष्प की मात्रा पर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर, समुद्र तल की ऊंचाई पर। तो समुद्र तल की दूरी पर, समुद्र तल की दूरी पर एक कथन गलत है दोस्तों, बाकी तीनों सही है। हवा के घनत्व, जलवाष्प की मात्रा और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा डिगबोई, असम में। ठीक है, डिगबोई, असम में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण डिगबोई, असम में है। मतलब यहाँ जो है एशिया का पहली तेल रिफाइनरी का आरंभ हुआ था। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी का आरंभ डिगबोई, असम में हुआ था, जिसका स्थापना 1901 में हुआ है। याद रखिएगा, 1901 में हुआ है। इसे जो है यानी डिगबोई असम को, इसे भारतीय तेल का गंगोत्री कहते हैं। भारतीय तेल का गंगोत्री कहते हैं। ठीक है, भारतीय तेल का गंगोत्री कहते हैं डिगबोई असम को। देश में सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अपतटीय क्षेत्र में। अपतटीय क्षेत्र में देश में सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। देश का जो है सबसे कच्चा तेल का जो उत्पादक राज्य कौन सा, मतलब कहाँ होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है बॉम्बे हाई में होता है। बॉम्बे हाई में होता है, यानी बॉम्बे हाई में। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों कि भारत में प्राकृतिक गैस का भंडारण कहाँ है? तो भारत में प्राकृतिक गैस का भंडारण जो है कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन में। कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन में जो है गैस का भंडारण सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 की ओर, बिरहद ज्वार कब आते हैं? बिरहद ज्वार जो है कब आते हैं? तो बिरहद ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। इन दिनों जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सिध में होता है, जिससे उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समुद्र के जल पर ज्यादा पड़ता है और उच्च ज्वार बहुत ही ऊंचा उठता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बिरहद ज्वार कहते हैं। अच्छा, बिरहद ज्वार जो है एक महीना में 2 बार आता है। कितना बार? 2 बार आता है। और एक होता है दोस्तों ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, तो ये जो ज्वार भाटा है दोस्तों एक दिन में 2 बार आता है। एक दिन में 2 बार आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो बिरहद ज्वार जो है एक महीना में 2 बार और ज्वार भाटा जो है एक दिन में 2 बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कम होती है। कितना होती है वार्षिक वर्षा? बता सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग में शुष्क खेती अपनाई जाती है और शुष्क खेती में वर्षा कितना होता है? 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 के एफ, अनुच्छेद 243 का एफ में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि चुनाव लड़ने की योग्यता के बारे में, चुनाव लड़ने की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब इसी के तहत जो है न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है 21 साल। ठीक है, आइए दोस्तों पंचायती राज संबंधी जो है थोड़ा सा कुछ अनुच्छेद देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जैसे में पंचायत की परिभाषा जो है अनुच्छेद 243 में है। क्या है दोस्तों? पंचायत की परिभाषा। ठीक है, पंचायत का गठन 243 का बी में किया गया है। पंचायत का गठन। पंचायत का संरचना 243 का सी में। पंचायत का संरचना याद रखिएगा। पंचायत में जो है सीटों का आरक्षण 243 का डी में किया गया है। डी में क्या है? सीटों का आरक्षण किया गया है। पंचायत का जो है कार्यकाल 243 का ई में किया गया है। क्या है दोस्तों? कार्यकाल के बारे में। ठीक है, चुनाव लड़ने की योग्यता जो कि अभी बता चुके हैं दोस्तों 243 का एफ में है। ठीक है, पंचायत में जो है कर लगाने की शक्ति, पंचायत में कर लगाने की शक्ति 243 का एच में है। ठीक है, कर लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने की शक्ति। राज्य वित्त आयोग का गठन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का आई या फिर बाई के तहत होता है। राज्य वित्त आयोग
का गठन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, 243 का के, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कहता है पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है, यानी अगर डायरेक्ट हम बोल सके दोस्तों तो कह सकते हैं कि पंचायतों का जो निर्वाचन होता है 243 का के तहत होता है। ठीक है, 243 के तहत। तो ये सारा अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार जो है कोई ना कोई अनुच्छेद पूछा जाता ही है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिख करके दे सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति को जो त्यागपत्र लिख के दे सकता है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है 124 के 2 के क के तहत। ठीक है, 124 के 2 के क के तहत। थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, मतलब किस अनुच्छेद के तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होता है दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यायाधीश का नियुक्ति जो है, न्यायाधीश का नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, 124 का 4 के तहत होता है, अनुच्छेद 124 के 4 के तहत। अगर वही त्यागपत्र के बारे में बोल दे दोस्तों तो 124 के 2 के क के तहत त्यागपत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को। इसके संबंधित एक इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, कम से कम याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में जो है, वर्तमान में यानी जून 2026 के डाटा के अनुसार वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं बताइएगा? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है और प्लस में 37 गो अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल जो है 38 हो सकता है। लेकिन अभी नियुक्त कितना है दोस्तों, कितना है? तो वर्तमान में भी 37 वर्तमान में कार्यरत है। फिलहाल जून में ही या फिर इसके पहले मंथ में हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, 5 न्यायाधीश का नियुक्ति हुआ है। ठीक है, पहले जो है, इससे पहले जो है मतलब 34 न्यायाधीश थे, 33 थे या प्लस में 1। लेकिन अभी जून 2026 के अनुसार बढ़ाया गया है, तो 37 प्लस 1 करके 38 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में 37 कार्यरत है, 1 सीट खाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 23 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित है? बताइएगा दोस्तों, सही सुमेलित कौन सा है? कहता है बेरूबारी मामला प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती मामला संविधान, संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। इंदिरा साहनियार भारत संघ मामला, इसमें क्या है? कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया था? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश फजल अली समिति ने किया था। ठीक है, फजल अली समिति ने किया था। भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, जो कि भाषा के आधार पर ही गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर हम एसके धर समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसने कहा था कि भाषाई कारक के भाषाई आधार पर नहीं, जबकि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, फजल अली ने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन करना है, लेकिन एसके धर ने कहा था कि भाषा के आधार पर नहीं, जितना प्रशासनिक सुविधा है उसके आधार पर जो है राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, एक है दोस्तों जेबीपी समिति, इसने कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार मानने से जो है ये इनकार कर दिया था। ठीक है, बाकी कुछ दिया नहीं था, लेकिन भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ उसको मानने से इनकार कर दिया था जेबीपी समिति। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30, ये सभी अनुच्छेद जो है केवल भारतीय के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म जाति लिंग के आधार पर, धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब निषेध कोई जो है इसमें अति नहीं कर सकता है। ठीक है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 में कहा गया दोस्तों अवसर की समानता के बारे में उल्लेख किया गया है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? बोलने की आजादी या फिर जो है प्रेस की आजादी का उल्लेख किया गया है 19 में। अनुच्छेद 29-30 में दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार दिया हुआ है।
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, शैक्षणिक का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अधिकार दिया गया है, तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 26 की ओर। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव पात्र के होना जो है कोई निश्चित नहीं है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार इसको संभव हो सकता है, जीत जाए उतना बार जो चुनाव के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कितनी भी बार। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत, और अनुच्छेद 57 के तहत जो है पुनर्निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन का जो अर्हताएं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में, 60 में शपथ लेगा, महाभियोग 61 में लगाएगा, क्षमा दान देगा अनुच्छेद 72 में। ठीक है, तो ये सभी अनुच्छेद भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। अभी हम ऊपर बताए दोस्तों कि पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन, देखिए ऊपर ही बताए होंगे दोस्तों, कहाँ बताए हैं, पंचायत से संबंधित। देखिए यहाँ पर दोस्तों, राज्य वित्त आयोग गठन अनुच्छेद 243 की आई में, वही क्वेश्चन देखिए नीचे आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि याद रखिएगा जितना अनुच्छेद हम बताते हैं। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है अनुच्छेद 243 की आई या फिर बाई के तहत, आई या फिर बाई के तहत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, गठन कौन करता है दोस्तों? तो गठन जो है राज्यपाल के द्वारा होता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है गठन करता है। ठीक है, इसका कार्य पंचायत का निर्वाचन, नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधी जो है कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन जो है सही है? संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये जो है गलत है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना को विधायिका की शक्ति का स्रोत माना जाता है, ये भी गलत है दोस्तों। विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं मानते, ये गलत है। प्रस्तावना संशोधनीय है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि मूल विशेषताओं को प्रभावित करे, ये बिल्कुल सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में थोड़ा जानकारी लेते दोस्तों। प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे जो वक्तव्य हैं, बहुत सारे जो ज्ञानी पुरुष थे अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे में देखिएगा, पहला तो है के.एम. मुंशी ने कहा था, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली कहा था, जन्म कुंडली कहा था। तो ये जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछता है कि प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली किसने कहा था, तो आप बताइएगा के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, ए.एन. पालकीवाला ने ये भी अपना राय दिया था। ए.एन. पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, ए.एन. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। क्या कहा था दोस्तों? कि संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, एक और नाम है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है। याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, संविधान का आत्मा है। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अच्छा, ये जो हम अभी एक लाइन पढ़े दोस्तों, प्रस्तावना संविधान के आत्मा है, तो इसके बारे में कुछ और भी आपको जानकारी मिल रहा होगा कि इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने कुछ कहा था। क्या कहा था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 29 की ओर। बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मिलान करना है दोस्तों। ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध विदेशी व्यापार से है।
ट्राइसेम, ट्राइसेम का संबंध रोजगार से है। थोक मूल्य सूचकांक, इसका संबंध मुद्रास्फीति से है। ठीक है। नकदी रिजर्व अनुपात के संबंध नियंत्रण, ऋण नियंत्रण से है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथा सत्य कथन को पहचान कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि साक्ष्य औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक एवं सहकारी समिति भी शामिल किया जाता है। एक गलत है दोस्तों, एक कथन जो है बिल्कुल सत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, ये भी सत्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण साख का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों द्वारा पूरा होता है। एक गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 32 की ओर, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्र के द्वारा, व्यापारी, साहूकार और रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किसके लिए होता है? तो F12 का उपयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, F12 का उपयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 34 की ओर, निम्नलिखित में किसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं, लैच का उपयोग करते हैं, लेकिन एडर का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एलिफेंटा गुफाएं निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो एलिफेंटा गुफाएं जो है राष्ट्रकूट के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध के द्वारा जो है एलोरा का गुफा का निर्माण करवाया गया था। ऐसे वास्तविक रूप से एलोरा के गुफा का निर्माण हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के द्वारा हुआ था। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन श्रेय जो है लगभग बौद्ध को ही जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो है इसमें जो है एलोरा की गुफा में टोटल जो है 34 गुफा है, आपको मालूम होगा टोटल 34 गुफा है, जिसमें से जो है हिंदू के लिए जिसमें से बौद्ध के लिए जो है 1 से लेकर के 12 गुफा है, 1 से लेकर 12 बौद्ध के लिए है, और 13 से लेकर के 29 तक जो है हिंदू के लिए है, और 30 से 34 जैन के लिए है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 1। आप जानते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका में जो भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है, ठीक है 3 है। पहला कौन है दोस्तों? तो पहला अनुसंधान केंद्र, फर्स्ट अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री, इसका स्थापना 1984 में हुआ था। तो ये जो है बर्फ के कारण जो है दब गया, दबने के मतलब कारण जो है ये बंद हो गया, लेकिन प्रथम यही था। अगर सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो मैत्री है। मैत्री अभी चालू है दोस्तों, यह जो है 1989 में स्थापना हुआ है। तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है। तीसरा कौन है? भारती, इसका स्थापना 2012 में हुआ है। तो ये 3 अनुसंधान केंद्र है, तीनों के तीनों आप याद रखिएगा। तो पहला वाला क्या बंद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य अबरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो है अबरक के उत्पादक है, लेकिन कर्नाटक जो है अबरक के उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत जो है विश्व में अबरक उत्पादन में पहला स्थान है, उत्पादन में भी और निर्यातक में भी, दोनों पहला स्थान है। अगर अबरक के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश है, सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो समान दाब वाली रेखाएं को आइसो बार कहते हैं। आइसो बार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आइसो बाथ की बात करते हैं दोस्तों तो समान गहराई वाली रेखाएं, समान गहराई वाली रेखाएं को आइसो बाथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में किससे है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से कुछ प्रोटोकॉल का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में देखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर 1987 में हुआ था, जबकि लागू जो है 1989 में हुआ था। ठीक है, इसका संबंध ओजोन परत के क्षरण से है। ओजोन
परत की सुरक्षा से है, चाहे क्षरण से कर सकते हैं। ठीक है, एक है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है 1997 में हुआ था, लेकिन लागू 2005 में हुआ था। इसका संबंध किससे है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से कम करना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जो है कम करना, मतलब तीव्र गति से घटाना है। ठीक है, एक है दोस्तों नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल, तो नागोया प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? यह जो है इस पर हस्ताक्षर जो है 2010 में हुआ था, लेकिन लागू जो है 2014 में हुआ था। इसका संबंध भी किससे है दोस्तों? जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा से है, जो कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध भी किससे है? जैव सुरक्षा से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है हस्ताक्षर 2000 में हुआ था, जबकि लागू जो है 2003 में हुआ था। तो ये सभी जो है प्रोटोकॉल याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, और किससे संबंधित है कम से कम ये तो जरूर याद रखिएगा दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत की मतलब सुरक्षा से है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस कम करने से है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। ठीक है, इस बार रिजल्ट लेके आना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से जो है एक सब्सक्राइब फट से कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपसे निवेदन है, आदेश नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसको जो पहला बार प्रकाशन जो हुआ था 1838 में हुआ था। 1838 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपए की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्ति से प्राप्त करने की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 18,14,165 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 42 की ओर। ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल के द्वारा। ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी का लेखक सतीश गुजराल है। अगर हम अरुंधति राय की बात करते हैं दोस्तों, अरुंधति राय के, तो मदर मैरी कम्स टू मी इसका लेखक है अरुंधति राय। अगर हम सलमान रुश्दी की बात करते हैं दोस्तों, द 11th आवर इसका लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। मलाइका अरोरा की बात करते हैं दोस्तों, इट्स इजी टू बी हेल्दी का लेखक मलाइका अरोरा। क्वेश्चन नंबर 43, वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा केरल। केरल जो है वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 की ओर। निम्नलिखित में किस फसल खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान किसमें दोस्तों बता सकते हैं? चावल में, दलहन में, जूट में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह डिटॉल का ब्रांड एम्बेसडर है। डिटॉल मालूम है ना आपको? डिटॉल, तो डिटॉल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगर हम शिखर धवन की बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली खेल कुंभ मेला का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण का परसेंट कितना है? तो वन और वृक्षावरण का परसेंट 25.17% है। अगर कुल वनावरण का परसेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कुल वनावरण 21.76% है। कुल वनावरण। ठीक है, वनावरण। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 47 की ओर। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? बिहार के नए राज्यपाल के रूप में सैयद आता हसनैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सैयद आता हसनैन को। अच्छा, RN रवि की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। पश्चिम बंगाल के। विष्णुदेव शर्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र के बना है राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ला की बात करते हैं दोस्तों, तेलंगाना के राज्यपाल। तेलंगाना के। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां किया गया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग परियोजना को निम्नलिखित में से किस राज्य में मंजूरी दी गई है? राइट आंसर होगा असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? राइट आंसर होगा पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों। इसका खोज जो है 1932 में एंडरसन के द्वारा हुआ था। एंडरसन के द्वारा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। यह जो है एक धन आवेशित युग्म है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर रहता है, याद रखिएगा। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका भी खोज 1932 में हुआ था चैडविक के द्वारा। चैडविक के द्वारा खोज हुआ था। ठीक है, अगर प्रोटियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज 1931 में हुआ था हेराल्ड यूरे के द्वारा। हेराल्ड यूरे के द्वारा इसका खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल होता है? तो पीले पट्टी में सोडियम का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, आप जानते होंगे। यह एक क्षारीय धातु है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 53 की ओर, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कथा कौन सा कथन सही है। परमाणुओं के संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सही है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किया था, यह भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, ये दोनों जो है रासायनिक परिवर्तन का निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो एक ही समूह के सभी तत्व की संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, ये जो है सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है, ये भी सत्य है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ये भी सत्य है। धात्विक का विलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है, एक गलत कथन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर मिलान करना है। अनुचुंबकीय के अंतर्गत मिट्टी आएगा। ठीक है, मैग्नस। मैग्नस क्या है दोस्तों? यूनानी है। ठीक है, मैग्नेटाइट का संबंध प्राकृतिक चुंबक से है, जबकि चुंबकीय का संबंध कोबाल्ट से है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। कहता कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, ये भी सत्य है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आते हैं दोस्तों। क्षारीय धातु परवल लाभदायक है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा निम्न आयनन ऊर्जा। क्षारीय धातु परवल लाभदायक के कारण निम्न आयनन ऊर्जा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो बल जो है एक अदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? बताइएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग सबसे अधिक है, इससे कम माइक्रोवेव, इससे कम दृश्य प्रकाश, इससे कम पराबैंगनी किरण और इससे कम गामा किरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 61 की ओर मिलान करना है। अच्छा, बैरोमीटर से है दबाव मापने का यंत्र है, ऑडियोमीटर ध्वनि के मापने का यंत्र है, टेकोमीटर गति के मापने का यंत्र, जबकि डेंसिटोमीटर जो है घनत्व मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 62, पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है दोस्तों? बता सकते हैं। कहता है जब प्रकाश एक सतह से उसी कोण पर परिवर्तित होता है तो उस पर पड़ता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं होगा। जब प्रकाश एक क्रांति कोण
के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब प्रकाश से क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होता है, उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, क्रांतिक कोण के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें दो पूछता है दोस्तों, एक हीरा पूछता है और एक जल। बताइएगा दोस्तों दोनों का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री और जल का क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, पूर्णांतरिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल जैसे देखते हैं दोस्तों। तो हीरे का चमकना पहला तो हो गया दोस्तों। दूसरा, गर्म सड़क पर जो है मृग तृष्णा का प्रभाव, ये सभी क्या है, पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है। केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सभी जो है तापमान मापने की इकाई है। नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पेंडुलम की समय अवधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। पेंडुलम की समय अवधि जो है पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर होता है। ठीक है, समय अवधि टी का सूत्र क्या हो दोस्तों, टी बराबर 2π√L/g, ये जो है समय अवधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 65 की ओर। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाए गए दबाव में परिवर्तन तरल पदार्थ के सभी भागों और उसके कंटेनर के दीवारों के तक एक समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। वर्षा बूंदों के गोलाकार रूप किसके कारण होता है। वर्षा बूंद के गोलाकार रूप जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगर इसका जो है सीजीएस में मात्रक पूछे दोस्तों, सीजीएस में मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सीजीएस में डाइन प्रति मीटर, एसआई में न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। तो संकुचन और विश्राम के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बताइएगा दोस्तों। तो ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा और मोलास्का, एक ऑर्थोपोडा एक मोलास्का में मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थान या शरीर के गुहिकाओं में जाता है। ठीक है, अगर एनेलिडा और कार्डेटा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, बंद कार्डेटा और एनेलिडा में। क्वेश्चन नंबर 69, कथा केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आयरन की कमी का लक्षण है। आयरन की कमी का लक्षण पत्तियों का पीला पड़ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे में आयरन की कमी से क्लोरोसिस होता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों, क्लोरोसिस। आयरन की कमी से क्लोरोसिस होता है। क्लोरोसिस एक रोग है दोस्तों पौधे का, जो क्लोरोफिल उत्पादन की कमी के कारण जो है पत्ती में पीलापन होता है, क्योंकि पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। अगर आयरन नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्लोरोफिल का निर्माण सही तरह से नहीं होगा, जिसके कारण पत्ती पीला पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो दाता के आंख का जो है कॉर्निया भाग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम आइरिस की बात करते हैं दोस्तों, आइरिस आप तो जानते हैं दोस्तों, आइरिस क्या करता है, प्रकाश में जाने वाले मतलब आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। यह जो है आंख का रंगीन हिस्सा है आइरिस। ठीक है, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण आइरिस करते हैं। ठीक है, और रेटिना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह क्या है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है। राइट आंसर होगा हेपरिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हृदय की मांसपेशी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, कहता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। गलत है दोस्तों, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कमी होता है, ये भी गलत है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 5000 से लेकर के 8000 तक जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका जो है द्विनाभिकीय होते हैं, ये भी गलत है। तो सभी के सभी इसमें कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन पौधे की संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं? तो पौधे के संरचनात्मक सहायता के रूप में लिग्निन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाइलम फाइबर और ट्रैकिड लिग्निन के ही बने होते हैं। यह पौधे में संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, जीके का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जो है वायु जनित रोग है? तो वायु जनित रोग के रूप में ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा दोस्तों खासरा। खासरा क्या है? वायु जनित रोग है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से मैथ रीजनिंग की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 और 19 शेषफल बचे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर इसको हल कीजिएगा थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, उससे बचने के लिए एक तरीका है दोस्तों, बाई ऑप्शन चल दीजिए। ठीक है, कहता 15 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों कि 15 से इसमें डिवाइड कौन हो रहा है। देखिए 2 शेषफल बच रहा है, 2 घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों? 2354 हो जाएगा। 2354 यानी लास्ट डिजिट जो है 4 है। क्या ये 15 से कभी कटेगा? 15 से कटने के लिए यहाँ पर 5 होना अनिवार्य है, या तो 5 हो चाहे 0 हो। समझ गए? इसको घटाते हैं 2 तो कितना होगा दोस्तों? 2385 हो जाएगा। लगता है ये जो है 15 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। इसको घटाते हैं दोस्तों 2 तो कितना होगा दोस्तों? लास्ट में 23 हो जाएगा, 15 से नहीं कटेगा। इसको घटाते हैं दोस्तों तो 16 हो जाएगा। क्या है? भी नहीं कटेगा। तो इसमें एक ही का ऑप्शन है दोस्तों कि 5 से मतलब 15 से कटने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। इच्छा है तो आप चेक कर ले दोस्तों, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो है 15 से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो बाई ऑप्शन से मारना है दोस्तों, बहुत ही आराम पड़ेगा। कहता है 2 संख्याओं का योग 528 है, उसका महत्तम समावर्तक 33 है, तो इस प्रकार संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो इसमें कुछ करना नहीं। महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, तो पहली संख्या जो है 33A मान लेना है और दूसरी संख्या जो है 33B मान लेना है। ठीक है, अगर महत्तम समावर्तक 5 रहे तो 5A 5 भी हो जाएगा, 5X 5Y हो जाएगा। समझ गए? दोनों के जोड़ के जो है आपको हो जाएगा 528। ये पहली संख्या हुआ, इधर ये दूसरी संख्या हो गया। 33 कॉमन लेंगे दोस्तों, 33 तो A + B = 528। ये 528 जो है 33 से कटेगा, कितना बार कटेगा दोस्तों आप बता सकते हैं? तो 33 से कटेगा दोस्तों 16 बार में। 3 छक 18, 16 बार में कट जाएगा। A + B का वैल्यू हो जाएगा 16। अब इसको इस 16 को दोस्तों को प्राइम फैक्टर के रूप में जो है, ठीक है, इसको बांट दिया करें, सह अभाज्य जोड़े के रूप में इसको बांट दें। तो सह अभाज्य जोड़ा क्या होगा दोस्तों? तो पहला तो जोड़ा हो जाएगा 1 और 15, 1 और 15 हो जाएगा। दूसरा जोड़ा क्या होगा दोस्तों? दूसरा जोड़ा हो जाएगा 3 और 13 हो जाएगा। तीसरा कितना होगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा 5 और 11 हो जाएगा। चौथा जोड़ा हो जाएगा 7 और 9। और कोई जोड़ा इसमें बनने वाला नहीं है को प्राइम फैक्टर का। समझ गए? तो 1, 2, 3 और 4 जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 78 की ओर। log A + log B = log A + B। ठीक है, इसको हल कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लस में दिया हुआ दोस्तों तो गुना में हो जाएगा। आप जानते हैं अगर प्लस में रहता है तो गुना में होता है, अगर माइनस में रहता है यहाँ पर तो भाग होता है। तो क्या हो जाएगा? log A × B बराबर में log A + B। तो A + B यानी A × B का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? A + B हो जाएगा। समझ गए? यहाँ से दोस्तों B को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो A × B माइनस में B बराबर में A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से B कॉमन लीजिएगा दोस्तों तो A - 1 बराबर में A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? A या बटा में A - 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लिए दोस्तों, B का वैल्यू क्या हो जाएगा? A बटा में A - 1, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 79 है। कहता है 50 संख्याओं का औसत 38 है, इसमें 2 संख्या 45 और 55 निकाल देते हैं। तो 2 संख्या निकालने पर संख्या कितना बचेगा दोस्तों? मेरे पास 48 संख्या बच जाएगा। ठीक है, 48 संख्या बचेगा। 2 संख्या जब निकाले दोस्तों तो कितना घट गया? 2 संख्या निकाले तो कितना घट गया? टोटल जो है 45 + 55 करेंगे तो 100, यानी 100 घट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले इन दोनों संख्याओं के मान क्या था? इसका एवरेज था 38, यानी इसका मान भी 38 था, इसका मान भी 38 था। समझ गए? क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। समझ गए? तो 38 दूना 76, यानी पहले इसका मान था 76, लेकिन लेके चला गया है 100, यानी कितना के मतलब कितना अधिक लेके भाग गया बताइएगा? तो 100 में से घटाएंगे 76, कितना होगा दोस्तों? 24।
समझ गए। यानी 24 जो है अधिक लेके इन दोनों संख्या चला गया, इसका मतलब 24 घट जाएगा, तो टोटल संख्या बचा हुआ 48, क्योंकि दो संख्या घट गया है तो 24 लेके भागा है, तो 48 बटा कितना 24/48 कर देंगे, यानी 1/2 में जो है एवरेज में फर्क पड़ेगा। तो 38 में से 1/2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 37.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों तो आराम होगा, नहीं तो फिर थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लंबा करने में। एक उद्योग में सभी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 12,000 है, उसमें पुरुष का औसत वेतन 15,000 है और महिला का दिया हुआ 8,000। कुछ ने एलिगेशन लगा दिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पुरुष हो गया, पुरुष पी से पुरुष करते हैं दोस्तों, पुरुष का हो जाएगा 15,000, ठीक है, और महिला का हो जाएगा एम से महिला 8,000 कर देते हैं, टोटल का दिया हुआ है 12,000 करते हैं दोस्तों। अब बस इसका एलिगेशन लगाइए, कितना 15 में से 12 गया 3, इधर कितना होगा दोस्तों 8 4 12 4, यानी 4:3 के रूप में जो है पुरुष और महिला का अनुपात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 81 की ओर, कहता ABC एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं, कहता ए राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि बी जो है ए और सी इकट्ठे जितना देता है उतने ही देता है यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हो तो ए का ही सच्चा हो। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा फालतू क्या है दोस्तों, एक लाइन का मात्र आंसर है, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों जो जितना धन लगाएगा उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो बताओ ए जो है धन कितना लगाया है, राशि का 1/3, राशि का जो है ए लगाया है 1/3, इसका मतलब इसका प्रॉफिट भी 1/3 होगा। तो टोटल प्रॉफिट 840 था, 840 का 1/3 कर दीजिए, कितना हो दोस्तों बता दीजिएगा, 38 या 84 यानी 280, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इतना ही सा था, बाकी सब जो खाली माइंड घुराने के लिए दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 82 की ओर, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए, इस प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया जाए तो कहता है अंत में डिब्बे में कितना दूध होगा। इसका फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है बता सकते हैं, P × 1 - R/P अपर पावर n। P का मान कितना होगा 50 × 1 - R के मान कितना 5 अब बटा P के मान 50, कहता 2 और बार यानी टोटल 3 बार दोहराया गया, ठीक है, 3 बार किया गया है। 5 × 50 यानी 50 × 9/10 × 9/10 × 9/10, 0 से गया 0 कैंसिल। अब इसको 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729, अब गुना में 5 कीजिएगा, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10 4 14, ठीक है, और 5 7 35, 5 7 35 से 36 होगा दोस्तों, 36 यानी 36.45, 36.45 कहाँ देख रहे हैं 36.45, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 83 की ओर, कहता माँ और बेटे का उम्र का अनुपात 7:3 है, इसके उम्रों का योग 60 साल है, तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। ये भी तो भारी है दोस्तों, माँ का 7 है, बेटा का 3 दिया हुआ, टोटल दिया हुआ 60, टोटल दिया हुआ यहाँ पर 60 दिया दोस्तों, यहाँ पर टोटल 7 3 10 दिया हुआ है। उम्रों के बीच के अंतर 7 में से 3 गया 4, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, 10 6 60 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा दोस्तों, 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि वही कार्य को 3 दिन पहले पूरा करना हो, 3 दिन पहले मतलब 12 दिन में पूरा करना हो, तो 40 व्यक्ति जो है एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अगर वही काम जो है 12 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमी की अधिक नियुक्ति होगा, तो कितना आदमी लगेगा, 100 आदमी लगेगा, मान लेते हैं कि 100 आदमी लगेगा, अब है कि नहीं, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है, और 4 दाएं के 40, कितना दोस्तों 10 × 5 = 50, यानी टोटल अब जो है 50 आदमी लग रहा है, यानी पहले 40 आदमी था, 10 आदमी बढ़ गया, ठीक है, 40 10 50, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले 40 था ने, अब जो है 50 आदमी लग रहा है, मतलब 10 आदमी बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 85 की ओर, ये एक कार्य को 12 दिन में करता है, कहता है बी जो है बी ए की अपेक्षा 50% दक्ष है, ए जो है एक काम को 12 दिन में मतलब 1/12 काम करता है, बी जो है 50% दक्ष है, बी क्या है 50% दक्ष, 50% अधिक काम करता है, तो 50% अधिक मतलब दोस्तों 150 बटा में 100 हो जाएगा, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 सीधे करते हैं इसको, 3 चौका 12, 1/8 मतलब जो है बी जो है टोटल 8 दिन में काम करते हैं, बी जो है 8 दिन में काम करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 86 की ओर देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या 10% प्रति दर से घटती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद क्या होगा।
अभी जनसंख्या टोटल 4000 है दोस्तों, ठीक है। 10% घटना मतलब 90/100, 10% घटना मतलब 90/100, 10% घटना मतलब 90/100, 2 बार घट रहा है 2 वर्ष में। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों 0 0, ये डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए दोस्तों 9 नमा 81 है गुने 4, 1 चौका 4, 8 चौका 32 यानी 0, 3240, 3240 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 87 की ओर। 87 में क्या कर रहा है, कहता है 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है कितना पानी मिलाएं ताकि अल्कोहल 80% हो जाए। 30 लीटर जो है दोस्तों मिश्रण है, 30 लीटर मिश्रण है, इसमें 90% अल्कोहल है, ठीक है। आप कहता है कितना पानी मिलाएं, तो मान लीजिए पानी की मात्रा x मान लेते हैं, तो 30 लीटर में x पानी मिलाते हैं। अब कितना होता है दोस्तों 80%, तो 80% कर देते हैं, परसेंटेज जीरो से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। कितना होगा दोस्तों बताइएगा, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 है ना, 15 नमा 35 से 135 बराबर 30 चौका 120 प्लस में 4x हो जाएगा। समझ गए, यहाँ से x के मान निकाल सकते हैं दोस्तों, तो x के मान कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3.75 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 88 की ओर। 15% सांद्रता वाले 800 मिलीमीटर, सॉरी दोस्तों 15% सांद्रता वाले 800 मिलीमीटर घोल में 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितनी शुद्ध एल्कोहल मिलानी चाहिए, तो मिलाइए। तो पहले इसमें था 800 मिलीलीटर में 15% एल्कोहल था, तो 800 का 15% कितना होगा दोस्तों, 800 का 15% कितना हो जाएगा 15%, 15 से मतलब जो है पहले 120 ml जो था शुद्ध एल्कोहल था, ठीक है। तो 120 ml में अब कितना मिलाते हैं दोस्तों, मान लीजिएगा दोस्तों कि हमने जो है x मिलीलीटर मिलाया है, कितना मिलाया है x मिलाया है, इसमें x मिला देते हैं, ठीक है। अब नया मिश्रण क्या होगा दोस्तों, तो टोटल पहले था 800 ml मिश्रण था, तो 800 में x मिलाएंगे यहाँ भी। अब कहता है इसमें जो है 32% सांद्रता वाला बनता है, तो 32% कर दीजिएगा, बस हो गया। तो 32% मतलब 32/100 हो जाएगा, 800 का 32 है 25 का 100, बस गुना भाग कीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो 25 गुने 120 कितना होगा, 25 है 250 और 25 दूना 50 यानी 300, 3000 हो जाएगा, है ना। अब प्लस में 25x बराबर में कितना होगा दोस्तों 88 64 100 प्लस में 8x हो जाएगा, है कि नहीं। इसको इधर कीजिएगा, कितना होगा दोस्तों 17 8 25 17x बराबर में 6400 3400 हो जाएगा, 17 दूनी 34 यानी 200, x के मान कितना आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 89 की ओर। एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया, यदि उसे उस पर जो है प्राप्त लाभ का प्रतिशत यानी लाभ का जो है प्रॉफिट का परसेंट जो है कहता है संख्या के लागत मूल्य के बराबर है। ये जो है लागत मूल्य जो भी लगाएगा उसका लागत मूल्य के बराबर दिया हुआ है, या जितना लगाएगा उतना ही इसका परसेंटेज में प्रॉफिट होगा। तो कहता है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, सबसे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन पकड़ लीजिए, ठीक है। लागत मूल्य दिया हुआ 70, इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंट भी 70 होगा, तो 70 का 70% निकालिए, कितना होगा दोस्तों 7 7 49 मतलब 49 रुपया, ठीक है। अब देखिए 70 अब प्लस 49 करेंगे दोस्तों, 70 प्लस 49 करेंगे तो क्या 96 आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत हो गया। 60 पकड़िएगा दोस्तों, 60 लागत मूल्य है तो 60% प्रॉफिट भी होगा, इसका मतलब समझ गए। तो कितना 36 हो जाएगा, 60 प्लस 36 की दोस्तों, 60 प्लस में 36 कीजिए, कितना आ रहा है दोस्तों 96 देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 90 की ओर। कहता है 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होता है, ठीक है। 20 वस्तु है, 20 वस्तु है दोस्तों, 20 वस्तु को 160 में बेच रहे हैं, हानि होता है 20%। बताइए एक वस्तु का क्या होगा दोस्तों, एक वस्तु का जो है एक वस्तु का एसपी कितना होगा दोस्तों, तो 160 बटा में कितना हो जाएगा 20, है कि नहीं, 2 8 16 यानी 8। एक वस्तु का दाम हो गया 8 रुपया हो गया, इस पर 20% की हानि हो रहा है दोस्तों। यहाँ से हम सीपी निकालते हैं एक वस्तु का, तो 8 एक 20% हानि मतलब 80, ठीक है। अब कहता है 20% लाभ लेना है, तो यहाँ पर जो है ठीक है 20% लाभ लेना है इन्हें, तो 8 बटा 80 गुना में 100, गुना में कितना होगा दोस्तों 120 बटा में 100 हो जाएगा। ये जो 100 से 100 हो जाएगा, 40 दूना 80, 40 से 120, 2 चौके 8 यानी 4 तिया 12। एसपी का मान निकल गया दोस्तों हमें 4 तिया 12 एक वस्तु का दाम, लेकिन कहता है हमें 240, तो एक वस्तु का दाम 12 रुपया, ठीक है। तो 240 में कई वस्तु, तो 240 में 20 वस्तु, 240 में 20 वस्तु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 90 से 91, इसको तो आप हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इसको गुना कीजिएगा तो 784 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो अब माइनस में 22 हो जाएगा। अब इसको हल कर लिए दोस्तों, 13 गुना 11 करते हैं तो कितना होगा 3,
इधर 4, इधर 1 हो जाएगा ना, है ना। ठीक है, और प्लस में क्या होगा दोस्तों, ये तो हल हो गया। प्लस में 47 और प्लस में 64 जोड़ दीजिए, कितना होगा दोस्तों, 7 3 10 4 14 के 4 हाथ में 1, और इधर 14 4 18, 18 6 24 1 25 हो जाएगा 254। ठीक है, ऊपर जरा घटाते हैं दोस्तों, 2 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7, 762, 762 बटा में 254 हो रहा है। कहीं कुछ जोड़ घटाव में गलत तो नहीं हुआ है दोस्तों, जोड़ घटाव में 762 254, इसको 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 से कट रहा है, अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों, इसको आप खुद हल कीजिएगा दोस्तों, इसको हम नहीं बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 हर सेट में आ रहा है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, ए क्यू प्लस बी क्यू, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में माइनस में, सॉरी दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, यानी ऊपर नीचे जो है कट जाएगा, केवल ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 0.87 प्लस में 0.13, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 94 देखिएगा, एक संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल बचते हैं, तो 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, 13 को जो है 29 में डिवाइड कर देना है, शेषफल जो बचेगा लिख देना है। 13 दूनी 26 3 29, यानी शेषफल 3 बच रहा है। ठीक है, 29 को 13 से डिवाइड कर दिए हैं, जो शेषफल बचा लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर चलना है। देखिए सभी में संख्या एक ही दिया हो दोस्तों, सब मिला लीजिए, 7/11, 7/11, 8/13, 9/14, हर में जो सेम टू सेम है। तो इसको पहले आप क्या करिए दोस्तों, पॉइंट में इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉइंट में कन्वर्ट करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 7/11 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, 7/11 को अगर पॉइंट 11 6 66 हो जाएगा पॉइंट में, और 11 3 33, 0.63 आ रहा है। ठीक है, 7/11 का 8/13 का 8/13 कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो कितना आता है 0.61 आता है। ठीक है, 9/14 कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तब कितना आएगा बताइएगा, 14 25 70 14 84, यानी पॉइंट जो है 64 आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो पॉइंट में जो है 73 आ जाएगा। अब तो हो गया दोस्तों, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है 8/11, तो 8/11 जो है शुरू में होना चाहिए, यानी 8 देखिए यहाँ पर है, और सबसे बड़ा हो रहा है दोस्तों 11/15, 11/15 हो रहा है, सबसे लास्ट में इसको होना चाहिए, देखिए यहीं पर है, और तो कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, ये आपको सेंटर दिया दोस्तों, ओ जो है सेंटर दिया हुआ, ठीक है, और ए और सी का मान दिया हुआ है 100 डिग्री है, तो हमें निकालना है BDC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये अगर 100 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान 180 में से घटाएंगे 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चाप हम खींचते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चाप लेते हैं, ये चाप ले लिए दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा एक समझदारी वाला बात देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, यहां पर हम कोई भी एंगल लेते हैं, मान ले जाए, आइए कोई भी एंगल लेते हैं। ठीक है, इस एंगल का मान हम मान लेते हैं, कुछ भी मानते दोस्तों, हम मान लेके 100 डिग्री मान लेते हैं, इस एंगल 100 डिग्री है। ठीक है, इसी से हम एक एंगल लाव लेते हैं दोस्तों, यही चाप से, इसी चाप से हम एक एंगल लाव लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भी हम एंगल ले सकते हैं दोस्तों, हमें भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है सेंटर, इसको हम सेंटर माने दोस्तों, ध्यान, ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर पर जो कोण बनता है ना, ये परिधि पर के कोण का दुगना होता है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सेंटर पर के कोण का, ये परिधि पर जो कोण बना है, 3 गो हम बनाए हैं, 3 गो कोण आधा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, समझ गए, यानी सेंटर पर के कोण जो है परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी चाप से ध्यान देखिएगा, ये हम लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चाप BC चाप है, ये BC क्या है, चाप है, इसी चाप से बनाए हैं सेंटर पर 80 डिग्री। ठीक है, और इसी चाप से, यही चाप से बनाए हैं दोस्तों कोण BDC। ठीक है, BDC बनाया, ये बनाया है, तो ये 80 डिग्री, तो ये कितना होगा दोस्तों 40 डिग्री हो जाएगा, आधा हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, जो सेंटर पर कोण बनता है परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, ये 40 तो 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 97 की ओर, दो संख्याओं का योगफल 40 है, यानी x + y का वैल्यू 40 है, और गुणनफल दिया हुआ 375 है,
ठीक है 375। अगर आप इसको निकालना है दोस्तों तो पहले x माइनस वाई का मान निकालिएगा, जो भी निकलेगा फिर उसके बाद x वाई का मान निकालिएगा, उसके बाद इसको हल कीजिएगा। इससे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन 22 तोड़ दीजिए। जब यहाँ पर देख रहे हैं गुणनफल जो है 75 है, ठीक है 375 है, यानी कहने का मतलब जो है हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 3 4 के रूप में कभी फैक्टर टूटेगा नहीं, ठीक है। जब भी टूटेगा तो 5 के रूप में फैक्टर टूटेगा, ठीक है, यानी यूनिट जो है 5 होना चाहिए, समझ गए। इसको तोड़ के देखिए तो 375 को हम तोड़ते हैं दोस्तों 15 गुना में 25 तोड़ते हैं, ठीक है 15 गुने 25। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 के रूप में कभी टूटेगा नहीं। क्या इसको 14 करते हैं, यहाँ पर 20 करेगा तो कभी होगा? नहीं होगा। 14 दूनी 28 हो रहा है, यहाँ पर 8 तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो जब भी रहेगा तो 5 ही के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जब भी रहेगा तो 5 के फॉर्म में। तो 15 25 गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा सेंस लगाइएगा दोस्तों, बेहतर हो जाएगा। तो 1/25 प्लस 1/15 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हल कीजिए, 25 तिया 75 और 15 25 75, यानी 8/75, 75 बटे, अच्छा व्युत्क्रम का योगफल यानी 8/75, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात को। तो थोड़ा सा जो है सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों, तो फिर जो है एग्जाम में तो खैर समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है, अगर इस तरह से बनाइएगा तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 98 की ओर। कहता 48 एक ट्रेन जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण करता है, ठीक है। इसे 8 घंटों में पूर्ण करना है। 48 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, यहाँ पर टाइम दिया हुआ, तो डिस्टेंस कितना हो दोस्तों? स्पीड इंटू टाइम, 48 गुना 10, 48 गुना में 10, ये हो गया डिस्टेंस हो गया। 8 घंटा में पूरा करना है, ठीक है, तो हमें स्पीड निकालना है। तो 48 गुना में 10, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 8 8 छक 48, 10 छक 60। पहले 48 था, अब कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 99 को देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे आप इसको हल करिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर जुट जाएगा, है ना। तो 3 पावर 5 और 3 प्लस माइनस 6 करेंगे तो -3 आएगा, बराबर में 3/5 और पर पावर 2x माइनस में 1, ठीक है। 2x माइनस में 1 हो जाएगा। नीचे तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर का मान आ जाएगा, तो माइनस में 3x बराबर में 2x और माइनस में 1, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा दोस्तों। कहता 50 विद्यार्थियों के एक कक्षा में औसत अंक 72 है, उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक 70 और 75 हो, ठीक है। ये तो एलिगेशन है दोस्तों, एलिगेशन लगा दिया करो। यहाँ पर बॉय हो गया, यहाँ पर गर्ल हो गया। बॉय का औसत दिया हुआ है 70, गर्ल का दिया हुआ 75, टोटल दिया हुआ है 72, तो टोटल 72 कर दीजिएगा। बस कितना होगा दोस्तों बताइएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3:2 के रूप में लड़का आ गया। टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 50, तो टोटल विद्यार्थी 50 है। यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 3 + 2 5 हो जाएगा। कहता लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना है? देखिए तो 2 है, लड़की की संख्या 2 है, तो गुना में 2 कर दीजिएगा। कितना होगा दोस्तों? 5 सॉरी 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा लड़की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए दोस्तों। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 15 में से 9, यानी 198 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। यहाँ भी देखिए 198 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर खोज के देखिए 198 का डिफरेंस कहाँ पर हो रहा है। इसमें तो कभी ना होगा दोस्तों, इसमें तो 9 1 10 9 हो रहा है, गलत हो गया दोस्तों। 8 और 8 16, अगर इसमें हम 8 जोड़ते हैं दोस्तों तो 8 8 16 हो रहा है, यहाँ पर 6 नहीं दोस्तों, ये भी कैंसिल हो गया। 8 और 2 10, ये भी कैंसिल हो गया दोस्तों। देखिए तो 8 और 6 14, ये ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, ठीक है। ये हम यूनिट को यूनिट से हम जोड़ रहे थे दोस्तों। 8 6 14, यहाँ पर 4 दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 102, 13 104 16, इसमें क्या किया गया दोस्तों? यहाँ पर देख रहे हैं 13 गुने 8 करते हैं तो 104 आता है। ये 8 कहाँ से आया दोस्तों? इस 16 को 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। 16 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, तो ये 8 से गुना कर दिया। यहाँ भी वही कहानी दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, इसमें देखिए 8 को जो है 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 15 गुने 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि दोनों ओर से कोई किसी भी ओर जो है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके अगले वाले में गुना कर देना है बस, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका और है दोस्तों, दोनों के गुना कर दीजिए। 13 गुने 16 अब बाई 2 कर दीजिए, 8 हो गया, 13 8 चलो तब से। तो दोनों सेम टू सेम है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 103 की ओर। 103 में क्या कर रहा है दोस्तों? ये दोनों के घटाइए, 66 माइनस 21 करेंगे तो 45 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 15 आएगा। 15 देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह चेक कीजिए दोस्तों। अगर हम 35 में से घटाएंगे 13, 35 में से घटाएंगे 13 तो क्या आएगा दोस्तों? 22। 22 बाई अगर 2 करते हैं तब 11 आ रहा है, यहाँ पर 22/3 करना है हमको, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ठीक है।
52 में से घटाएंगे 37, कितना होगा दोस्तों? 37 5 42 10 52 बाई 3 करेंगे तो कितना होगा? 5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 104 की ओर। सभी पेस्ट्री चॉकलेट है। सभी पेस्ट्री जो है, पी से पेस्ट्री करते हैं, सभी पेस्ट्री जो है चॉकलेट, CH से चॉकलेट करते हैं दोस्तों। कुछ चॉकलेट कुकीज है, कुछ चॉकलेट जो है कुकीज है, कुकीज है। सभी कुकीज केक है, सभी कुकीज जो है केक के अंतर्गत है, केक हो गया। अब कहता है कोई भी पेस्ट्री केक नहीं है, कोई भी पेस्ट्री जो है केक नहीं है। ये गारंटी नहीं दोस्तों, हो भी सकता है या भी नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई सीधे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिया हुआ है। कुछ केक चॉकलेट है, कुछ केक जो है चॉकलेट है, बिल्कुल चॉकलेट। यहाँ पर इतना भाग जो है केक का चॉकलेट दिया हुआ है, तो केवल और केवल 2 निष्कर्ष सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। सभी लाल हरा है। सभी लाल जो है, सभी लाल क्या है दोस्तों? हरा के अंतर्गत है, ठीक है। सभी हरे गुलाबी है, सभी हरे जो है गुलाबी के अंतर्गत है, ठीक है। कोई गुलाबी नीला नहीं है, कोई गुलाबी जो है नीला नहीं है, ठीक है। कहता है कोई हरा नीला नहीं है, कोई हरा नीला नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई गुलाबी नीला नहीं है, गुलाबी के अंदर ही हरा है, इसका मतलब कोई हरा नीला नहीं है, ये सही हो गया। कुछ नीले लाल है, कुछ नीला लाल है, ये गारंटी नहीं देते हो सकता है या नहीं, मतलब इसका जो है बिल्कुल कथन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो केवल और केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 106 की ओर। कोई भी तकिया गद्दा नहीं है, कोई भी तकिया जो है, कोई भी तकिया गद्दा नहीं है, गद्दा नहीं है, ठीक है। सभी गद्दे चादर है, सभी गद्दे जो है चादर के अंतर्गत है, समझ गए, सभी गद्दे जो है चादर के अंतर्गत है। कहता है सभी, कहता कोई भी चादर कंबल नहीं है, कोई भी चादर जो है, ये चादर कंबल नहीं है, कंबल नहीं है, ठीक है। तो कहता है कोई भी गद्दा कंबल नहीं है। जब कोई चादर ही कंबल नहीं होगा तो दोस्तों तो कोई गद्दा कंबल कहाँ से होगा, क्योंकि चादर के अंदर ही गद्दा है, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ तकिए चादर है, कुछ तकिया चादर है, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है। तो कहता है केवल और केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 106 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 107। कहता एल की माता ई है, एल की जो माता है, एल की माता ई है, माता है, इसको जो है माइनस से हम चिन्ह कर रहे हैं। एल और ई देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ई है, ई का बहन एच है, ई का सिस्टर, ई का सिस्टर कौन है दोस्तों? एच है, हो गया सिस्टर। अब एल ई एच में कोई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एच से संबंध बैठ रहा है। एच का पिता जी है, एच का पिता कौन है दोस्तों? फादर कौन है? जी है, हो गया, समझ गए बात को। अब कह रहा है डी की बहन जो है एल है, डी की बहन, ये डी का जो है सिस्टर, डी का सिस्टर कौन है दोस्तों? सिस्टर जो है एल है, हो गया। अब कहता है ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र, ए का जो है पुत्र है, पुत्र डी है, तो कहता है एच और ए से क्या संबंध है? एच हो गया, इधर ए हो गया, इधर एच, इससे क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, इसका ये बेटी है दोस्तों, समझ गए, इसका बेटी एच हुआ तो इसका मतलब ये माँ हो गया, ठीक है। अब कहता है इसका माँ ए है, एल का माँ ए वाला है, तो इसका मतलब ये दोनों बहन हो गया, समझ गए बात को, है, ये दोनों बहन हो गया। अब कहता है इसका सिस्टर जो है डी है, मतलब इसका भाई क्या है? डी है, इसका भाई है दोस्तों ने, हाँ, ये जो भाई है प्लस में है, तो इसका मतलब डी एल और एच क्या हो गया? डी एल एच क्या हो गया दोस्तों? ये जो भाई बहन हो गया। अब कहता है ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी मतलब समझ रहे हैं, ए का पुत्र है, इसका मतलब जो ए और एल, ए और एल हो गया दोस्तों, एल का मा ए और ई, सॉरी दोस्तों, ए और ई, ए और ई जो हो जाएगा पति और पत्नी हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, ठीक है। तो कहता एच क्या होगा? एच क्या होगा दोस्तों? जब यहाँ पर पति है, पत्नी है, पत्नी का जो ये बहन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बता सकते हैं? साली हो जाएगा, समझ गए बात को, साली हो जाएगा ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साली। क्वेश्चन नंबर 108। एक हम रिलेशन बताएं ऊपर दोस्तों, ये रिलेशन जो है आप खुद बनाइएगा एक, ठीक है। अगर ऐसा कोई आएगा तो फिर हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 इसको इस कोड के रूप में लिखा गया। अच्छा, इसका आंसर हम बता देते हैं कम से कम। 108 का आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। इसको कोडित किया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए बन है, तब बन के जो है स्क्वायर किया गया, बन के स्क्वायर बन हो गया, स्क्वायर नहीं दोस्तों क्यूब किया गया, ठीक है। 2 का क्यूब किया गया, 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 8 हो जाएगा,
3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे, उसी तरह से सभी का क्यूब करके लिखा हुआ है। तो यहाँ कीजिएगा दोस्तों, देखिए ये 8 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, लास्ट का ले रहे हैं दोस्तों। 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 512 अंतिम में कहाँ है दोस्तों, एक 512 यहाँ है, एक 512 यहाँ है। इसके अगला चेक करते हैं दोस्तों, 2 है, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, यानी 512 के पहले 8 देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, कहता है क्रो का 64 लिखा हुआ, ईगल का 125। देख रहे हैं क्रो में 4 बर्ड है, तो 4 का क्यूब किया गया है। ठीक है, 64, ईगल में 5 है तो 5 का 125, तो यहाँ पर पैरोट में 6 है तो 6 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 216 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 11 की ओर, क्या किया गया है, यहाँ 11 लिखा हो दोस्तों। 11 में इधर 11 लिखते हैं दोस्तों, 11 में 1 को हम 1 लिखते हैं दोस्तों। ये जो 1 है ना, 1, इसको जो है 1 का क्यूब किया हुआ है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो फिर हम 1 लिखे तो कितना बन गया 11। यहाँ पर 2 का 2 लिखे दोस्तों, 2 का क्यूब किया हुआ है, 8 हो गया। 3 लिखा हो दोस्तों, 3 का क्यूब 27, अगला आ जाएगा 4, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। समझ गए बात को, 4 का क्यूब 64, 4 हो जाएगा, 464 हो जाएगा। ठीक है, यानी 464, ठीक है, 464 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 12 की ओर, अपोजिट करता 8 का विपरीत क्या होगा, इसको आप जानते हैं दोस्तों। 5 का अपोजिट होता है 6, 8 का अपोजिट 7, 9 का अपोजिट 10, तो 8 का अपोजिट 7, ऑप्शन नंबर सी। कहता है 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, थोड़ा सा गलत किया हुआ है, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, समझ गए दोस्तों, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, अगर हम 6 लेते हैं, मान ले यहाँ पर 6 ही छोड़ रहे दो, इसको हम 6 का 6 ही छोड़ते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेम फलक मिल रहा है दोस्तों, भी और भी, यानी 5 और 5, तो इसको क्लॉक वाइज घुमा दीजिए इस तरह से, यानी 5, 4 और 3, इधर 5 3 2, 5 3 2, तो 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2, और 5 का अपोजिट क्या बच गया दोस्तों, 6 बच गया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन 5 का अपोजिट 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन में थोड़ा गलत दिया हुआ, इसी को ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 14 की ओर, ध्यान दीजिएगा, कहता स्टेनली जो है ए स्थान से जो है साइकिल चलाना शुरू करता। स्टेनली जो है ए से जो है, यहाँ पर ये लेते हैं, यहाँ से साइकिल चलाना इधर शुरू करता है, कितना चलाता है मालूम नहीं है। ठीक है, और पश्चिम की ओर एक्स जाता है, पश्चिम की ओर एक्स चला गया, यहाँ से यहाँ आया एक्स चला गया, फिर कहता है दाएं मुड़ता है और 3 जाता है, दाएं मुड़ता है 3 जाता है, समझ गए। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और x प्लस बन जाता है, दाएं मुड़ा फिर x प्लस बन गया, x प्लस बन, मान ले x इतना है दोस्तों, तो बन ज्यादा है ना, तो इसलिए हम बेसी कर दिए। ठीक है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2x प्लस 1, यानी इससे भी ज्यादा, कहने का मतलब नीचे आ जाएगा पूरी तरह से, 2x प्लस 1 हो गया, समझ गए। इससे बड़ा ही दिख रहा है, इससे बड़ा ही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2x प्लस बन जाता है। अब कहता अंतिम बार जो है अंतिम बार दाएं मुड़ता है और जो है 1 किलोमीटर चलता है, अंतिम बार दाएं जाएगा 1 चलेंगे तो यहीं तक आएंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर x प्लस 1 है, इधर x हो गया, तो x प्लस 1 यानी 1 यही हो जाएगा, 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे अब कहता है दोस्तों, अब क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्थान बी हो गया। आपका था स्थान बी ए से जो है 6 किलोमीटर दक्षिण है, स्थान ए से जो है 6 किलोमीटर दक्षिण है, यानी एक डिस्टेंस दिया हुआ 6, तो कहता है x का मान निकालना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 2x प्लस 1 का मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान देखिए 3 दिया हुआ, इसका मान 6, यानी टोटल कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा, 3 9 हो जाएगा, 9, x का मान कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 15 की ओर। 15 में क्या कर रहा है दोस्तों, PLE, इसको इधर से लिखा है PLE, समझ गए। यहाँ देखते हैं IMA, तो IMA कहाँ है दोस्तों, देखिए IMA इधर हो रहा है, आप कहीं है दोस्तों, और कहीं नहीं दिख रहा IMA, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हो गया, कुछ करना है ये नहीं, क्यों मिल गया। ये जो कलर को लिखा है इस तरह दोस्तों, ठीक है, C को जो है इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं दोस्तों, समझ में आप लोग को अच्छा सा आएगा, COLOUR, क्या लिखा है दोस्तों, CUOLOR, ठीक है। C का जो है C छोड़ दिया है, ठीक है। O का देखिए O का O यहाँ लाया दोस्तों, इधर लास्ट में देखिए R का R छोड़ दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, C छोड़ दिया है और R आगे पीछे सब सेम टू सेम कर दिया है। O जो है इधर से इधर ले गया दोस्तों, L यहाँ से यहाँ लाया दोस्तों,
उसके बाद देखिए ओ का ओ लाया दोस्तों, फिर यू का यू लाया, इस तरह से किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी करते हैं FINGER, एफ का तो एफ रह जाएगा, ठीक है, आर का जो है आर रह जाएगा। अब आई इधर कर दें इसको तो आई हो जाएगा, एन एन हो जाएगा, आगे जी तो जी हो जाएगा, ई तो ई हो जाएगा। मिला लीजिए दोस्तों कौन, FEGNIR, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर देखना है। यहाँ पर दिया हुआ ब्यूटी, बी में देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, कितना अंतर हो रहा है, +6 हो रहा है ना। यहाँ से फिर यहाँ ले जाते हैं, प्लस में कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस में 5 हो रहा है। फिर आगे देखिएगा ए दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर ए से ई ले गए, प्लस में 4 हो गया, यानी 6 5 4 और सही दोस्तों 3 2 1 का अंतर हो रहा है। ठीक है, आगे कितना होगा, 3 का अंतर हो जाएगा, प्लस में 3 हो रहा है, फिर इधर 2 का अंतर हो जाएगा, फिर प्लस में 1 का अंतर, बस हो गया। यहाँ देखिएगा बी है, बी में जो है 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एच हो जाएगा। बी में 6 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, 6 2 8। एच वाला देखिए एक ही को ऑप्शन नहीं दिया हुआ एच वाला। ठीक है, ई में 5 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, देखिए जे दिया हुआ, जे और एच, तो उतना हमें करने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर पूरा कीजिएगा तो फिर टाइम लगेगा दोस्तों, तो आपको लॉस होगा, है कि नहीं। तो टाइम को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ये सब तो बताएंगे नहीं दोस्तों, ये सब आप खुद कीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल मान धरना और हल करना है। 18 का 2 हो रहा है, 19 का 3 हम भी करेंगे दोस्तों, तो केवल मान धरेंगे हल करेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं, है कि नहीं। तो आप भी वही काम कीजिएगा। तेईस में आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 23 की ओर क्या कर रहा है। रिकेट को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कर दीजिए व्यवस्थित। पहले कौन आएगा दोस्तों, पहले आएगा सी, तो सी लिखते हैं। सी के बाद आएगा ई, तो ई लिखा जाए। ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई के बाद आ जाएगा आई आएगा, है ना, आई खत्म हो गया। अब बच गया के, टी के, तो के आ जाएगा, उसके बाद आर, उसके बाद टी बच गया। तो देख रहे हैं ये टी वाला ऊपर नीचे सेम है, के वाला ऊपर नीचे सेम है, और कोई सेम कहीं दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है। तो इसमें 2 वर्ड जो है अपरिवर्तित, 2 अक्षर जो है अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 अक्षर। 124 सेम टू सेम है दोस्तों, ये भी आप एक हम बनाए हैं, एक आप बनाइएगा। ठीक है, एक हम छोड़ते हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो रहा है। ठीक है, एक हम आपके लिए छोड़ते हैं। भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, तो चयन कीजिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 23 +2 कर रहे हैं दोस्तों, 10 +2, 8 +2, यहाँ देखिए तो 13 +2, तो सब में 2 जुट रहा है दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या होगा है 23 में, यहाँ देखिए दोस्तों 23 हमें तो लग रहा है कि भावेल पर लेके चल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो रहा है लगता है इसमें, नहीं भावेल से भी छट रहा है दोस्तों, सभी में एक भावेल दिया हुआ देखिए। ठीक है, तो भावेल वाला ऑप्शन कब चलेगा, जब कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा तब चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार डिफरेंस हम ले लेते हैं। तो 23 और 4 27, प्लस में 4 अंतर हो रहा है, 10 और प्लस में 5 लगता है, तो मिल गया दोस्तों, 10 5 15, 8 और प्लस में 4 हो रहा है, 13 प्लस में 4, बिल्कुल मिल गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वाला मेथड काम नहीं करता तो भावेल कॉन्सोनेंट का हम जो है ले सकते थे, लेकिन जब ये मिल रहा है तो भावेल कॉन्सोनेंट हम नहीं ले सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेक ये दोस्तों, आगे देखते हैं आगे में क्या है। 125 हो गया, 26 में देखते हैं। क्या कीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 16 प्लस में 3 जा रहा है 19 है ना, इधर 23 और प्लस में 3 26, 6 और प्लस में देखिए 2 हो रहा है दोस्तों, 14 प्लस में 3 17 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें 2 ऐड हो रहा है, बाकी सब में 3 3 हो रहा है ना। इसमें चेक किए दोस्तों, क्या इसमें होगा बताइएगा। 15 + 2 17, ठीक है, 1 + 2 3, 8 + 2 हो रहा है, अब 22 देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर 2 घट रहा है, समझ गए ना, घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 127 का। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 28 की ओर। पहले तो क्या होगा दोस्तों, कमरा जो है घर के अंतर्गत होता, और ये जो घर जो है गांव में होता है। गांव किस में होगा दोस्तों, जिला में होगा, जिला किस में होगा तो राज्य में होगा। तो बस देख लीजिए 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर, ये भी सेम टू सेम ऊपर जैसा दोस्तों, देखिएगा कर देते हैं।
कहता है इसको जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। पहले व्यवस्थित कर लेते हैं बाएं से दाएं। ठीक है, पहले क्या इसमें आएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, है ना, ई। तो ई कर देते हैं। ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, बताइएगा। ई के बाद आ जाएगा एन, हो सकता है ना, हाँ एन तो हो सकता है, एन कैंसिल। एन के बाद आएगा दोस्तों ओ, तो ओ कर दीजिएगा। ओ के बाद क्या आएगा बताइएगा। ओ के बाद आएगा आर, तो आर कर देते हैं। आर के बाद हो जाएगा एस, एस हो जाएगा। एस के बाद क्या आएगा दोस्तों, कुछ छूटा, उसके बाद यू, उसके बाद भी हो जाएगा, बस हो गया, समझ गए ना। तो कहता है इसमें बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा हो जाएगा एस, बाएं से चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। एस नहीं दोस्तों, सॉरी, बाएं से चौथा आर हो जाएगा, हमने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, बाएं से चौथा क्या हो जाएगा, बाएं से चौथा आर हो जाएगा। दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा हो जाएगा यू। तो आर और यू के बीच कितना अक्षर है देख लीजिए, 18 3 21, यानी 2 अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें ट्रायंगल काउंटिंग करना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटिंग कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सीरीज आ गया दोस्तों, देखिएगा सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या कर रहा है देखिएगा, थोड़ा सा घटा के देखिए दोस्तों। 455 और 474 में कितना अंतर हो रहा है दोस्तों, 55 और 20 75, यानी 19 के अंतर हो रहा है दोस्तों। इधर देखिएगा कितना अंतर हो रहा है, 1 हुआ अंतर, 9 में से 7 गया 2, सही है ना, बिल्कुल। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अंतर क्या हो रहा है, इसमें अंतर हो रहा है 23 का अंतर हो रहा है, 23 का। इसमें अंतर हो रहा है दोस्तों 25 का, 25 23 21 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 घटाइए तो 15 में से 7 गया 8, 8 वाला एक ही को है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 32 की ओर। 32 में क्या कर रहा है, 22 1 23, 23 4 27, 27 और कितना होगा 27 और 27 54। इधर देखिए दोस्तों 54 6 60 10 70 और 70 और 30 100 95 कितना होगा इसको बताइए तो, 125। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए 1 का क्यूब हो रहा है, ठीक है, 1 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर 5 का क्यूब हो रहा है, समझ गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 एक वाला एक ही वही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं किए, सही है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 133 की ओर, क्या करना इसमें है, घटाइए कितना होगा दोस्तों, 84 और 96 10 100 16 25 कितना हो जाएगा, 25 6 31 10 41, यहाँ पर 41 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। अगर यहाँ हम चलते हैं दोस्तों तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइएगा, 47 3 50 और 30 80, इधर 4 84, यानी 34 3 37 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 37 का डिफरेंस। अगर यहाँ हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 16 4 20 और 20 40 7 47, 7 4 11, यानी 31 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, 31 का डिफरेंस है। इसमें देखते हैं दोस्तों 87 3 90 10 100, इधर 16, यानी 29 का डिफरेंस हो रहा है। हमें देख रहे हैं दोस्तों प्राइम नंबर का जो है, प्राइम यानी जो है अभाज्य संख्या का सीरियल दिया हुआ है। तो 29 के पहले अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बताइएगा, तो 29 के पहले हो जाएगा 23, 23 घटाइएगा तो 7 में से 3 गया 4, 4 यहाँ भी दोस्तों, 4 यहाँ भी है। 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर देखिए 6 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 134 की ओर चलते हैं। 134 में क्या कह रहा है, कहता है एक स्थान से प्रारंभ कर एक साइकिल पर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और 3 किलोमीटर वापस आता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। देखिएगा दोस्तों, एक स्थान ए से प्रारंभ करता है, ये है दोस्तों, दक्षिण की ओर 10 चला, दक्षिण की ओर 10 चला, उसके बाद कहता है 3 किलोमीटर जो है वापस जाता है, 3 यहाँ से जो है 3 किलोमीटर वापस चला गया। ठीक है, वापस चला गया 3, उसके बाद कहता है फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 चलता है, 5 चलेगा, समझ गए। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता 5 चलता, तो कहता अब किस दिशा में, देखिए तब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 35 की ओर। ये तो सार्थक क्रम में बैठाना है। पहले क्या आएगा दोस्तों बता सकते हैं, पहले क्या आ जाएगा, पहले हो जाएगा गली, पहले इसमें क्या आ जाएगा, सड़क हो जाएगा। ठीक है, सड़क, सड़क के बाद क्या होगा दोस्तों, सड़क किसमें, गांव में, इससे बड़ा गांव, गांव से बड़ा क्या होगा दोस्तों, ब्लॉक के अंतर्गत गांव होता है,
और ब्लॉक जो है जिला के अंतर्गत, और जिला जो है प्रांत के अंतर्गत, और प्रांत जो है देश के अंतर्गत। प्रांत मतलब राज्य होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए जो है एक किताब को, ये क्या है दोस्तों, किताब है। बी पेन है। सी पेंसिल है। तो कहता कौन सा अंक केवल किताब और पेंसिल को दर्शाता है, किताब और पेंसिल को, किताब और पेंसिल को 16 दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों 37 को, ऑप्शन नंबर ए है। 38 का भी छोड़ते हैं दोस्तों। 39 के देखिएगा, कहता एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में फिर जो है बाएं मुड़ गया। किधर चल रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर चल रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या करा दोस्तों, यहाँ पर ये ए बी जो है ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। जब दर्पण लगा हुआ दोस्तों, तो ए वाला जो है, ये देख रहे वाला, ए वाला कैसे हो जाएगा, ए वाला का मुंह जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये वाला मुंह, समझ गए। कहने का मतलब दोस्तों, एक सेकेंड हम फिर से करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए करने में। इसका जो मुंह है दोस्तों, इसका मुंह जो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इसका मुंह इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से मुंह वाला कौन है, देखिए दोस्तों, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला ये फूल है, इसको पकड़िएगा, ठीक है, इसको पकड़ेंगे तो जब इधर होगा तो ये फूल किधर होगा दोस्तों, इधर हो जाएगा ना, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, तो इसमें तो ये फूल ऊपर की ओर किया, ऊपर तो नहीं होगा, जब वो नीचे होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 141 की ओर, क्या कह रहा है, इसमें आप जो है ना, आप देख रहे हैं इसमें ए वाला, ठीक है, ए आकृति पहले यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ तो यहाँ से यहाँ ही जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ से यहाँ आने वाला, कहने का मतलब यहाँ पर आएगा, तो कौन है दोस्तों, एक इधर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब ये दोनों में रेखा देखते हैं, देखिए रेखा जो इसमें बीच बीच ले गया दोस्तों, एक रेखा बीच में, दोनों आगे पीछे, ठीक है। और ये देखिए नीचे एक रेखा है दोस्तों, क्या नीचे वाला होगा इस तरह से, नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 41 का। 42 देखते हैं दोस्तों, 42 में क्या किया गया दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला स्थिति है ना, इसको पर देखिए 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला स्थिति जो है, ये जो है उत्तर और पूरब में है, उत्तर और पूरब स्थिति में, इसमें भी देखिए उत्तर पूरब में है, इसमें भी देखिए उत्तर पूरब में, लेकिन इसमें देखिए दक्षिण और पश्चिम में दिया हुआ, दक्षिण पश्चिम में, है कि नहीं, सी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 के। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, ये आधा पहले यहाँ से आधा से लेते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अब आधा के बाद देखिए इस तरह से क्या होता है, यहाँ नीचे भी जो आएगा दोस्तों इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इसको देखिएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला कुछ है नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए है, ये भी है, देखिए ये उल्टा किया हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर देखिए एक ही गो अथी है, ये देखिए एक ही गो है, लेकिन इसमें देखिए 2 गो दिया हुआ, देखिए 2 लकीर दिया हुआ है कि नहीं, 2 लकीर दिया हुआ दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 1 लकीर वाला हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 देखते हैं दोस्तों, ठीक है, एक कागज है, समझ गए, ये कागज को देख रहे हैं, इस तरह से काट छाट के मोड़ा गया है, समझ गए। तो कहता खोलने पर है जो किससे निकलेगा, तो खोलने पर किससे निकलेगा बताइएगा, खोलने पर किससे निकलेगा दोस्तों, इसमें तो एक ही को है, एक उससे निकलेगा, बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 45 की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों, इस आकृति एक तरह से घन है, ठीक है, इसको मोड़ करके जो है, ये जो है घन के रूप में बनाया गया है, कहता कौन सा इसमें जो है मोड़ करके बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ओ का जो अपोजिट होगा त्रिभुज होगा, ओ का अपोजिट त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ का अपोजिट क्या दिया हुआ है, ये मतलब इसका जो है बगल में त्रिभुज है, नहीं है, ओ का बगल में त्रिभुज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओ का अपोजिट त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी में जो है बगल में त्रिभुज नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए ओ का जो है बगल में त्रिभुज हो रहा है, जबकि ओ का अपोजिट इसमें दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। ये चतुर्भुज का अपोजिट दिया हुआ हर्ट, चतुर्भुज का अपोजिट हर्ट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज के बगल में हर्ट नहीं आना चाहिए। देखिए चतुर्भुज के बगल में यहाँ पर हर्ट आ गया, गलत हो गया, चतुर्भुज के बगल में हर्ट है, अब नहीं, 2 कट गया दोस्तों। ये जो है चतुर्भुज के एक ऊपर वाला दोस्तों, ये जो है चतुर्भुज के मतलब अपोजिट में एक दिया हुआ फ्लावर, फूल जैसा दिया हुआ, इसका अपोजिट है, यानी कहने का मतलब इसका बगल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका बगल में देख लीजिए दोस्तों, देखिए इसका बगल में जो है ये वाला आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ पर ये आ रहा है, मिस्टेक कर दिया, सॉरी, इसका बगल में देखिए ये वाला आ रहा है, ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला जो यहाँ वाला, ठीक है, ना कि उस तरह का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 100 देखिएगा,
एक जो पेपर लिया गया है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। अब इसको जो हाफ से जो है मोड़ करके इस तरह से कर दिया गया है। उसके बाद जब इस तरह से हो गया दोस्तों, उसके बाद फिर इसको इस तरह से मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का आकृति बन गया है। जब इसको हम इधर से इधर खोलेंगे दोस्तों, तो एगो यहाँ ऐसा और वैसा ही एगो इधर बन जाएगा, समझ गए। फिर इसको अगर हम इसको इधर से खोलेंगे दोस्तों, तो एक तो जो यहाँ बनेगा, एक जो यहाँ बन जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह कहाँ बना हुआ देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में बना हुआ है 46 के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 147 की ओर। ये तो बाई ऑप्शन चलना है दोस्तों, बाई ऑप्शन चलिएगा। 1 7 9, 1 7 और 9 आप खुद देख सकते हैं, बराबर है सब। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, यानी वर्ग कर सकते हैं इसको, है ना। और सर्किल के अंतर्गत सर्किल, ठीक है। तो 2 3 6, ठीक है, 2 3 और 6, ये भी देखिए एकदम बिल्कुल मेल खा रहा है। 4 5 8, 4 5 और 8, देखिए सब जो है इक्वल भाग में विभाजित किया हुआ, इक्वल भाग में, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, ठीक है। 48 में देखते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। पहले तो हम पकड़ते हैं दोस्तों, किसको पकड़े, पहले हम ये वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला पकड़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं इसमें नहीं है, क्या इसमें इस आकृति में है, देखे तो ये वाला देखिए पूरा ये दिया हुआ है। उस तरह ये टेढ़ा वाला आकृति है, इस तरह का नहीं है, ये तो गलत हो गया, है कि नहीं, गलत हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, अब हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। क्या इस भुजा के बराबर जो ये भुजा है दोस्तों, इसको लाल रंग से करते हैं, लाल, हाँ इसको लेते हैं। क्या इस भुजा के बराबर इस ट्रायंगल में कोई भी जो भुजा है कि इक्वल है, ये बताइए, कोई भी भुजा है इक्वल नहीं है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर, हम देखते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला आकृति यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। आज देखिए इस भुजा के बराबर ये ट्रायंगल कर दिया गया है, ट्रायंगल के भुजा, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जब भी है दोस्तों, इस भुजा से सभी भुजा ट्रायंगल का बड़ा है, ना कि बराबर है, ठीक है। तो हमें एक ही वो दिख रहा है, देखिए ये आपका ये फिगर लिया है दोस्तों इस तरह से, है ना। जो आपका ए भुजा है दोस्तों, ये वाला हरा वाला जो ये हम लिए हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आज देखिए ट्रायंगल से बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाकी इसको आप गहन अध्ययन कीजिएगा तो और अच्छा पता लगेगा। इसको 90 डिग्री घुमाना है दोस्तों, ठीक है, इस आकृति को। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसको जो है ना, ये इसको पकड़ लिया करो, ध्यान दीजिए, इसको पकड़ लेंगे, इसको 90 डिग्री हम इधर से इधर ले जाएंगे दोस्तों। तो ये वाला आकृति कहाँ आ जाएगा, ये वाला आकृति जो है हमें यहाँ पर बन जाएगा, बन जाएगा, ये वाला आकृति उठ के यहाँ पर बन जाएगा। तो ये वाला आकृति कहाँ बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोई आकृति है नहीं, गलत हो जाएगा, है नहीं। अब देखिए यहाँ भी आकृति है, यहाँ भी और यहाँ भी आकृति, तीनों जगह आकृति है। एक चीज में और देखिएगा दोस्तों, एक चीज और क्या देखना है, ये वाला आकृति, ध्यान दीजिए, ये वाला आकृति जो है, ये आकृति और एक ऊपर में आकृति सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक, चतुर्भुज। नीचे वाला बड़ा दिया हुआ, ऊपर वाला छोटा दिया हुआ, यानी जो यहाँ वाला आकृति होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा। यहाँ जो आएगा बड़ा वाला होगा, देखिए तो यहाँ ऊपर देखिए छोटा वाला आ गया है, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों में बड़ा है, तब ये दोनों में सी और डी में हमें कंफ्यूजन है, सी और डी में, ठीक है, सी और डी में जो है हमें कंफ्यूजन हो गया है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब हमें पकड़ना है दोस्तों किसको, अब हमें देखिए इसको पकड़ना है, केवल यही देखिएगा, फालतू मत देखिएगा, देखिए ये वाला पकड़ना है। जब इसको हम इधर से इधर घुमाएंगे दोस्तों, तो कैसा बन जाएगा, इसको हम इधर, ये वाला आकृति जो है इधर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा दोस्तों, देखिए इस तरह बन जाएगा। इस तरह आकृति कहाँ दिख रहा है, सी और डी में, तो केवल एक डी में दिख रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 में देखना है दोस्तों, ये तो हर सेट में ही आता है दोस्तों, LAN, इसको जो है मिलान करना है। तो मिलान करना इसमें क्या है, पहले तो 9 6, 9 और 6, 9 इधर हुआ दोस्तों और 6 कहाँ, यहाँ से यहाँ ओ है दोस्तों, क्या 9 6 का वैल्यू ओ है, 9 6 का वैल्यू देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है, गलत हो गया, 9 6 का ओ हो रहा है, गलत हो गया ना। 9 7 दिया नीचे देखो, ऑप्शन नंबर सी ले रहे हैं दोस्तों, 9 7 देखिए, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 7 क्या है, देखो ई आ रहा है, तो इसका वैल्यू ई हो जाएगा, इसका वैल्यू ई दिया हुआ है। 3 और 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, n, तो यहाँ पर n हो जाएगा। 8 और 7, 8 और 7 का a हो रहा है, तो a हो जाएगा। 3 और 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, l, तो l हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका रिजल्ट हो।